मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप लोग भी हो क्लास 10th में और इस बार देने वाले हो अपना हिंदी का एक प्री बोर्ड पेपर। तो जितने भी बच्चों के अभी तक प्री बोर्ड पेपर स्टार्ट नहीं हुए हैं तो हम उनके लिए एक हिंदी का प्री बोर्ड पेपर लेकर के आ गया हूँ। देखो, आपके इस क्लास में जितने भी पेपर बन रहे हैं वो 2025 वाले प्री बोर्ड के पेपर पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम हिंदी का एक प्री बोर्ड पेपर लेकर के आ गए हैं 2025 का। यहाँ से मैं गारंटी लेता हूँ कि यहाँ से 95% यही वाला प्री बोर्ड आपके पेपर में पूछा जाएगा। और यहाँ से देखो, ये हमारा 70 नंबर का पूर्णांक भी हो जाएगा। अब ये देखो, मैं पूरा पेपर यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये तो मैं इस पेपर को मैं आप लोगों को पूरा पेपर में आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो आप लोग पूरा पेपर देख लीजिए, क्योंकि पेपर हो सकता है यही वाला पेपर आप लोगों के 2025 वाला जो प्री बोर्ड पेपर है, हो सकता है ये वाला पेपर आप लोगों के एग्जाम में आ जाए। तो पूरा पेपर आप लोग समझ लीजिए, और इस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस दिए गए हैं तो वो मैं सब कुछ आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारे सामने कुछ निर्देश दिए गए हैं। इधर देख लो, हमारा समय दिया है 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। अब हमारा निर्देश यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। अब इस पेपर के जितने भी प्रश्न हैं सबको करना अनिवार्य है। फिर इसके बाद हमारा निर्देश नंबर दूसरा दिया है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा में विभक्त होने वाला है। अब हमारा निर्देश नंबर 3 दिया है कि खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनके सही उत्तर हमको OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट कलम से सही विकल्प सही वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करके चिन्हित कर देना है। अब आगे देखो, निर्देश नंबर 4 कह रहा है कि खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसको काटना नहीं तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। फिर इसके बाद हमें निर्देश नंबर 5 दिया है कि प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। निर्देश नंबर 6 दिया है कि खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। और निर्देश नंबर 7 दिया है कि खंड बा में सभी प्रश्नों को उत्तर एक साथ देना है। तो ये हमारा निर्देश बन जाता है इतना। निर्देश नंबर 7 यहाँ पर देखो लिखा है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न आता हो उस पर समय बिल्कुल भी नष्ट मत कीजिए। तो चलिए, अब मैं इस पेपर के जितने भी प्रश्न हैं मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ से देखो, हमारा खंड आ बन जाता है। खंड आ में जितने भी प्रश्न होंगे वो हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। तो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जैसे हमारा पहला प्रश्न है कि पुनर्नवा किस विधा की रचना है। पुनर्नवा जो है किस विधा की रचना है, ये हमारा पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। तो ये हमारे 4 ऑप्शन है, कहानी है, उपन्यास है, जीवनी है, आत्मकथा है। तो पुनर्नवा किस विधा की रचना है, तो बताइए भाई, कमेंट कर देना है ना। सारे के सारे बच्चे कमेंट कर देना। यहाँ पर देखो, मैं आप लोगों को सारे के सारे और इस पेपर में जितने भी प्रश्न पूछे गए वो मैं सब कुछ आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। अभी प्रश्न नंबर 1 है मेरा। प्रश्न दूसरा कहता है कि आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है। आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है, ये हमारा प्रश्न दूसरा हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा देखो कि शुक्ल युग के काव्य क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है। शुक्ल युग को काव्य के क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है, ये हमारा प्रश्न नंबर 3 हो गया। अब इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 4 देखेंगे कि हंस पत्रिका का संपादन किसने किया था। हंस पत्रिका का संपादन किसने किया था, ये हमको बताना है। और इसके बाद फिर हमको प्रश्न नंबर 5 देखेंगे कि विश्रामपुर का संत के लेखक कौन है। तो विश्रामपुर का संत के लेखक कौन है, श्रीलाल शुक्ल हैं, रामचंद्र शुक्ल दिया है, जयशंकर प्रसाद है, मन्नू भंडारी हैं। ये भी एक ही नंबर का आएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखेंगे कि ठाकुर। प्रश्न नंबर 6 देखने वाले हैं कि ठाकुर किस धारा के कवि हैं। जो ठाकुर जो है किस धारा काव्य धारा के कवि हैं। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त और स्वच्छंद। ये देखो सारे एक एक नंबर वाले प्रश्न हैं। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 8 देखेंगे कि रामचंद्र का किस काल का महाकाव्य है। तो रामचंद्र का किस काल का महाकाव्य है, ये देखो पूरा पेपर आप लोग समझ लीजिए कि किस तरीके का पेपर आएगा आप लोगों के प्री बोर्ड पेपर कैसा आता है। प्रश्न नंबर 9 दिया है कि सुमित्रानंदन पंत की रचना है। तो सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सी हो जाएगी। अब प्रश्न नंबर 10 देखेंगे कि कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है। कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है। अब प्रश्न नंबर 11 यहाँ पर दिया है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है। प्रश्न नंबर 12 कि कनक कनक ते सौगनी में अलंकार कौन सा हो जाएगा। कनक कनक ते सौगनी में अलंकार पूछा गया।
प्रश्न नंबर 13 कि दोहे छंद का उल्टा छंद है, दोहे का उल्टा छंद कौन सा हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 14 कि पर्यावरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसके बाद आगे देखेंगे, यहाँ पर फिर हम देखेंगे अगला। देखो प्रश्न नंबर 15 कि धुआं का तत्सम रूप क्या होता है। धुआं का तत्सम, धुआं है ना, धुआं का तत्सम रूप क्या होता है। प्रश्न नंबर 16 पंचतंत्र में कौन सा समास है। प्रश्न नंबर 17 बढ़ाई में प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 18 निम्न में से कौन सा पर्याय नहीं है। प्रश्न नंबर 19 तासाम शब्द में ये विभक्ति वगैरह सब बतानी है। प्रश्न नंबर 20 जिन शब्दों के शुरू में कोई परिवर्तन नहीं होता वे शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। तो ये अब एक देखो हमारे सामने एक, अब यहाँ से देखो हमारा खंड बा भी स्टार्ट हो जाता है। खंड बा मेरा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जो कि हमारा 50 नंबर का खंड बा भी पूछा जाएगा। 50 नंबर का हमारा खंड बा भी पूछा जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जैसे कि हमारा ये 6 नंबर का पेपर में आएगा, ये देखो 3 × 2 मिलाकर 6 नंबर का, कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है, ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। ये हमारे देखो 3 प्रश्न पूछे गए हैं इस पेपर में, और 3 प्रश्न पूछे गए, तीनों के तीनों प्रश्न जो हैं 2+2+2 यानी कि 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे गए। अगर आप लोगों को इसका उत्तर नहीं याद है तो एक प्रश्न और आप लोगों से पूछा गया है। यहाँ पर देखो लिखा है अथवा करके दिया है कि ईर्ष्या का मनुष्य का चारित्रिक दोष ही नहीं, प्रत्युत इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है, सामने का सूर्य उसे मध्यम सा दिखने लगता है, पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता है, और फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो वे देखने योग्य ही ना हों। अभी हमारे 3 प्रश्न पूछे गए हैं, तीनों के तीनों प्रश्नों आप लोग देख लो। तीनों के तीनों प्रश्न 2+2 यानी कि ये भी हमारा 6 नंबर का ही प्रश्न पूछे जाएंगे, तीनों प्रश्न। अब मैं आगे ले चलता हूँ। अब देखो आगे देखो क्या पूछा गया इस पेपर में। इसके बाद फिर मैं आगे ले चलता हूँ इस पेपर में। यहाँ से देखो फिर हमारा ये पूछा गया है, हमारा यहाँ से बन जाता है दूसरा प्रश्न। हमारे यहाँ से देखो बनेगा दूसरा प्रश्न। देखो यहाँ से कह रहा है कि पद्यांश पूछा गया है। पद्यांश देखो पूछा जाएगा कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये भी हमारा 6 नंबर का ही पूछा जाएगा कि ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाई, प्रात समय माता जसुमती और नंद देख सुख पावत। इसके बाद आगे देखेंगे कि माखन रोटी दही सजायो, अति हित सात खवावत, गोपी बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिनसों हित जदुनाथ। तो अब हम इसके अगर बारे में बात करें तो ये भी हमारा देखो 2+2+2 ये तीनों के तीनों प्रश्न हमारे 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे। तो 6 नंबर का हमारा ये बन जाता है पेपर में, 6 नंबर का पूछा जाएगा। अब आगे देखेंगे। इसके बाद हमारा एक अथवा करके दिया गया है। अथवा में आप लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु है एक विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नवजीवन संबल, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है। अब यहाँ पर देखो लिखा है काया रूपी वस्त्र बहाकर। उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक। अभी हमारे 3 प्रश्न पूछे गए, 1 2 3, ये तीनों के तीनों प्रश्न देख लो कि उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, उपयुक्त पंक्तियों में किस रस की प्रधानता हुई है। तो इतना हमारा बन जाता है। अब आगे देखो, अब यहाँ से देखो मेरा प्रश्न नंबर 3 देखो यहाँ से बन जाता है, प्रश्न नंबर तीसरा देखो यहाँ से बन जाता है। प्रश्न नंबर 3 हमारा देखो यहाँ से बनता है कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, उसका हमें हिंदी में अनुवाद करना है, जो कि 2+3 यानी कि 5 नंबर का पूछा रहेगा कि अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, मानव जीवनम संस्कृतुम ऐसा यथा समयम नवा नवा विचारधारां स्वीकरोति, नवा शक्ति चा प्राप्नोति, अत्र दुराग्रहे नास्ति, यत् युक्तियुक्तं कल्याणकारी च तत्र सहर्षं गृहीत भवति। एतस्याः गतिशीलतायाः रहस्यं मानवजीवनस्य
शाश्वत मूल्येषु निहितम तद तथा तद यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभावा विचारेषु औदार्यम दृढ़ता चेते। तो एक अथवा करके लिखा है, आप लोग इसको दो में से आप लोगों को एक करना पड़ेगा। नेक्स्ट दिया है हमारा कि इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली महात्मा बुद्ध तीर्थंकर। तो इस और फिर हमारा पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य चा बहवा महात्मान अत्रागत स्वीयान विचारान प्रसारायण न केवल दर्शने साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्रेपि इयम नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां कृते लोके विस्तृता अत्रत्यः कौशे वाटिका देशे देशे सर्वदि स्पृहन्ते। तो इस तरीके से हमारे संस्कृत का गद्यांश बन जाता है। फिर हमारा संस्कृत का पद्यांश भी पूछा जाएगा, 5 नंबर का संस्कृत का पद्यांश भी पूछा जाएगा पेपर में। अब यहाँ पर देखो लिखा है कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2+3 यानी कि 5 नंबर का पेपर में आएगा। मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न शोचति, कामम हित्वा अर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत्। अथवा करके लिखा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो इस तरीके से हमारा बन जाता है। अब यहाँ से देखो हमारा प्रश्न नंबर 5 हमारा पूछा गया है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 1 × 3 = 3 नंबर का पूछा जाएगा। ये हमारे कुछ खंड काव्य दिए गए हैं, जैसे मुक्तिदूत खंड काव्य दिया है। मुक्तिदूत खंड काव्य के प्रथम सर्ग का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। और फिर हमारा खा नंबर दिया है कि ज्योति जवाहर की कथा वस्तु की विशेषताएं लिखिए। ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न ये हो गया कि ज्योति जवाहर खंड काव्य में नायक पर किन प्रमुख चरित्रों का प्रभाव पड़ा है, संक्षेप में उत्तर दीजिए। तो इस तरीके से हमारा बन जाएगा, उत्तर दीजिए कह रहा है। अब ये गाप समझ जाता है। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के द्वितीय सर्ग का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। इसके बाद हमारे देखो यहाँ लिखा है मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर किसी एक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो किसी एक का हमको चरित्र चित्रण करना पड़ेगा। अब आगे देखो, फिर मैं आगे ले चलता हूँ। इधर फिर हमारा और भी हमारे दिए हैं। अब मैं इधर भी दिखा देता हूँ। इधर भी देखिए आप लोगों के खंड काव्य दिए गए हैं, जैसे कि मैं इधर भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो मेरा दिया है कि जय सुभाष। देखो यहाँ से देखते हैं कि जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर सुभाष चंद्र बोस के संघर्षों का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। तो इसके बाद फिर हम अगर आगे बात करें, जैसे हमारा यहाँ पर ये हमारा पहला हो गया। दूसरा हमारा दिया है कि जय सुभाष खंड काव्य के किसी एक सर्ग का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। मतलब कि शब्दों का सारांश जो है वो आप लोगों को अपने शब्दों में ही लिखना है। अब आगे देखो कि अग्र पूजा खंड काव्य के समारंभ सर्ग का कथानक मतलब संक्षेप में लिखना है। तो इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट दिया है कि अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर किसी एक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो किसी एक काम को चरित्र चित्रण करना है। फिर हमारा नेक्स्ट देखो दिया है कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। फिर हमारा चलो ये तो हमारे खंड काव्य हैं। खंड काव्य के बाद हम आप लोगों को सीधा जीवन परिचय की ओर ले चलते हैं। जीवन परिचय देखो कौन कौन से जीवन परिचय आए हैं इस पेपर में। तो जीवन परिचय जो है 5 नंबर का जीवन परिचय भी आएगा, है ना। मैं आप लोगों को पूरा पेपर खोल के दिखा देता हूँ, ऐसे देख लो, ताकि पूरा दिख नहीं रहा है। 5 थोड़ा अंदर लिख दिया है, लेकिन अब यहाँ पर देखो ये प्रश्न में नेक्स्ट देखेंगे। छठा प्रश्न नंबर 6 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। प्रश्न नंबर 6 देखो हमसे कह रहा है कि 6 का कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख एक कृति यानी कि रचना का नाम लिखना है, उल्लेख कीजिए। जैसे हमारा पहला, दूसरा, 3 हमारे लेखक के जीवन परिचय भी पूछे जाएंगे पेपर में। जैसे हमारा भगवत शरण उपाध्याय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, ये हमारे 3 जीवन परिचय हैं जो कि लेखक के जीवन परिचय पूछे जाएंगे। लेखक के 3 जीवन परिचय पूछे जाएंगे, जो कि मैंने इस तरीके से आप लोगों को बता दिए हैं। आप लोग चाहो तो इसमें तीनों के तीनों को तैयार कर लो, है ना। अब नेक्स्ट देखो हमारा खा ऑप्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। खा देखो एक कवि का भी जीवन परिचय पूछा जाएगा पेपर में। एक कवि का भी जीवन परिचय आएगा। जैसे हमारे दिया है गोस्वामी तुलसीदास, राम नरेश त्रिपाठी, श्याम नारायण पांडे। अब प्रश्न 7 देखो हमसे कह रहा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में आए हो। एक हमको श्लोक भी लिखना जो इस प्रश्न पत्र में आए हो। अब आगे देखो नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में। प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 देखो हमसे कह रहा है कि अपने निवास स्थान में मोहल्ले की समुचित साफ सफाई के लिए उपयुक्त पदाधिकारी को पत्र लिखना है। 4 नंबर का पत्र लेखन भी आएगा।
अथवा करके लिखा है कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को शुल्क माफी के लिए एक आवेदन पत्र लिखना, तो एक आवेदन पत्र भी लिखना पड़ेगा। अब प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देने, तो ये हमारे देखो इनके उत्तर लोगों को संस्कृत में देने, जैसे कि भारतीय संस्कृति का विशेषता अस्ति, फिर दिया मरणम मंगलम कुत्र भवति, अलछंद्र सेनापति किम आदिशत असंतोषेण का वर्तते, तो इतना हमारा हो गया। अब फिर हमारे यहाँ से पूछ दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। 1 × 7 = 7 नंबर का निबंध आएगा कि जल संरक्षण पर लिखो मेरी प्रिय पुस्तक, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और उसका समाधान, स्वच्छ भारत अभियान, तो इतना आप लोगों का हो जाता है। तो ये देखिए मैंने आप लोगों को प्री बोर्ड का पेपर मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया है, तो इस पेपर को आप लोग पूरा तैयार कर के चले जाओ।